यस, रेडी, स्टार्ट। केंद्र सरकार ने पहली बार साहस भरा कदम उठाने का निश्चय किया है। रेलवे लाइन को उखाड़ने या तोड़-फोड़ करने वालों को मृत्युदंड दिया जाए। दुनिया के सभी देशों में राष्ट्रद्रोहियों को, चाहे वे जासूस हों या तोड़-फोड़ करने वाले, इस तरह के कठोर दंड दिए जाने की व्यवस्था है। सरकार ने इस आशा से कि लोगों में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की भावना जागेगी, इस तरह की कानूनी व्यवस्था से बचने की कोशिश की। एक कारण यह भी रहा कि मृत्युदंड समाप्त करने के पक्ष में जैसी जनभावना है, केंद्र सरकार ने उसका भी आदर करना उचित समझा। यही वजह थी कि 7 साल पूर्व जब भारतीय रेलवे कानून में संशोधित किया गया, तब 3 से 7 साल की कठोर कैद की ही व्यवस्था की गई। लेकिन इतने दिन तक संशोधन कानून पर अमल करने के बाद सरकार को बाध्य होना पड़ा कि वह तोड़-फोड़ करने पर उतारू तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को ले जाने वाली ट्रेनों में भी तोड़-फोड़ की घटनाएं होने के बाद तो सरकार के लिए और भी आवश्यक हो गया कि वह इस दिशा में शीघ्र कोई कदम उठाए। रेल दुर्घटनाओं के संबंध में समिति ने जो रिपोर्ट दी, यह आवश्यक है कि सरकार उसकी बातों को सामने रखे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस और स्वराष्ट्र मंत्रालय रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपना दायित्व निभाने से कतराते हैं। रेलवे जांच के बाद जिन दुर्घटनाओं के लिए तोड़-फोड़ करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, पुलिस अपनी असहमति प्रकट करती है और जहां यह मानती है कि दुर्घटना तोड़-फोड़ के कारण हुई, वहां के ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने में ढिलाई बरतती है। बांचू समिति ने कहा कि पुलिस ने 27 तोड़-फोड़ की घटनाओं में से सिर्फ 13 को स्वीकार किया। इनमें से 7 घटनाओं में वह मुलजिमों का पता लगाने में असफल रही। एक पिछले रेल मंत्री ने राज्य पुलिस और रेलवे पुलिस के बीच असहयोग और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में पुलिस की उदासीनता के प्रश्न पर प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। यह भी कहा गया था कि प्रदेशों में रेलवे लाइन और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व प्रदेश प्रशासन को संभालना चाहिए। देश के सबसे बड़े संसाधनों में वनों का नंबर सबसे आगे है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वन सुरक्षित होंगे तो हवा, मिट्टी, पानी जैसे महत्वपूर्ण साधन महफूज रह सकेंगे। इस संपदा का मूल्य मात्र भौतिक आकलन से संभव नहीं, बल्कि हमारी आस्था, शिक्षा और सभ्यता का केंद्र जंगल ही रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में हमेशा वनों का उल्लेख मिलता है। लेकिन ऐसा लगता है कि वनों के प्रति हमारी संवेदनशीलता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। देखा जाता है कि वनवासियों अथवा गांवों का वनों से सीधा रिश्ता रहा है, इसीलिए वे वनों और वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। पिछले दशकों में वनों के प्रबंधन पर हमारी चिंता खोखली इसलिए थी कि हमें दूसरे विकास की चुनौतियों का सामना करना था। इसी चक्कर में वनों का ह्रास भी हुआ।
विकास के कारण हमारे द्वारा अपनी प्राथमिकता में नीचे रख दिया गया हिमालय चिपको आंदोलन के उदय के नीतिकारों को झकझोर दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेकर 1980 का वन संरक्षण अधिनियम बना डाला। इस कानून को दुनिया भर में इसी देश का ऐतिहासिक अनोखा निर्णय माना गया, जिसमें वन भूमि को किसी भी अन्य उपयोग से वंचित कर दिया गया। अधिनियम के अनुसार वनों के हालात का लगातार कई माध्यमों से जायजा लिया जाता रहा है। मुख्य दायित्व भारतीय वन सर्वेक्षण का होता है, जो वनों के हालात, वन अग्नि आदि पर अपनी सालाना रिपोर्ट बनाता रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि देश के वन क्षेत्रफल में 360 वर्ग किलोमीटर में कमी हुई है। साफ जाहिर है कि घटते वनों का मुद्दा राष्ट्रीय बहस से गायब है, क्योंकि जो वनों के अभाव में मिट रहे हैं उनकी आवाज़ घुट रही है, पर घटते वनों के प्रकोप से हम भी बचने वाले नहीं हैं। पुराने ज़माने में कुएं, तालाब हर दूरी पर हुआ करते थे, वन और चारागाह हुआ करते थे, बाग बगीचे घर के करीब हुआ करते थे, पशुओं से माहौल आनंदित और प्रकृतिमय रहता था। आज ऐसा लगता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक आज कुदरती जंगलों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। हम जानते हैं कि हिमालय भूकंप क्षेत्र के तहत माना जाता है। प्राकृतिक संरक्षण कर सभी जीव जंतु सुरक्षित रह सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल और चीन द्वारा हिमालय को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पर्यावरण और प्रकृति के अनुकूल महज 10% भाग में निर्माण कार्य को इजाज़त दी जानी चाहिए। बाकी 90% इलाका वनों के लिए सुरक्षित किया जाए। हम आज भी देख रहे हैं कि देश के अंदर धर्म के नाम पर कारोबार हो रहा है। धर्म का संबंध आचरण से होता है। धर्म हमारे आचरण में आज भी नहीं है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बात पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। स्पीकर साहब, हम लोग अपने देशवासियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अब अतिरिक्त रूप से अनाज पैदा करने में लगे हैं और उसमें से आप कुछ बचा कर भी रख सकते हैं। आपके द्वारा जो बहुत बड़ी योजनाएं अभी तक चालू की जा सकी हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि उनमें से तथा आप में से कई हजार लोगों को बिजली दी जा चुकी है। उदाहरण के तौर पर अधिक मात्रा में योजना के परिणाम के फलस्वरूप बहुत ही अच्छी प्रत्येक भूमि में सिंचाई होने लगी है। मुझे संतोष है कि हमारे देहातों में विकास के नाम पर सुचारू रूप से कार्य आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से और यहाँ के लोगों की ओर से एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे देश के अंदर जो कुछ मुख्य समस्याओं के माध्यम से उस बात के बारे में उनका ध्यान आकर्षित करता हूँ। जैसे इस देश में
गेहूं के उत्पादन का प्रश्न है, उसे उत्पन्न करने का सवाल है, किस तरीके से उसे तैयार किया जाए, सरकारी योजना को अच्छे ढंग से लागू करके या मेहनत के आधार पर कैसे भी हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि देश को इस संकट से आगे बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादित वस्तुओं की आवश्यकता है।